हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ कला संस्कृति के टॉपिक में चर्चा करूंगा नाटक और रंगमंच की। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कला संस्कृति में नाटक और रंगमंच एक महत्वपूर्ण विधा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके यूपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, समझ लीजिएगा। और एक चीज और इस यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि लोग नाटक और रंगमंच को एक ही जैसा समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों परंपराएं अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। इसलिए आम आदमी इसके बारे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज विस्तृत तौर पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाटक और रंगमंच क्या होते हैं, नाटक के रंगमंच की परंपरा क्या है, रंगमंच का विकास कैसे और कब कब हुआ था। ठीक है ना, नाटक की परंपरा का विकास कब और कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, और भारत में लोक नाट्य की परंपरा कहां से कहां तक है, किस प्रकार से है, और कौन कौन से लोक नाट्य भारत में प्रचलित हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे एवरीबॉडी। ठीक है ना, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ के साथ आप लोगों के लिए एक कहा जाए कि एक भारतीय संस्कृति की समझ के लिए भी इसको पढ़ना और जानना जरूरी है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इस परंपरा को शुरू करते हैं, नाटक और रंगमंच। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि नाटक और रंगमंच, सामान्य तौर पर नाटक का मतलब होता है एक कहानी जो विभिन्न भागों में बटी हुई होती है, एक ऐसी कहानी जिसका मंचन किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, जिसको अभिनय किया जा सकता है। कहानी को ऐसे रूपों में लिखना जिसका आसानी से मंचन हो सके, जिसमें वाद संवाद हो सके, उसको नाटक कहते हैं। और रंगमंच कहते हैं वो स्थान जहां पर विभिन्न कलाकार किसी नाटक का मंचन कर सकें। तो यानी कह सकते हैं नाटक जो है एक आपकी साहित्यिक विधा है और रंगमंच आपकी दृश्य विधा है। दृश्य विधा यानी कि जिसके माध्यम से आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। और नाटक जो है ये आपका एक साहित्यिक अभिरुचि का विषय है, साहित्यिक विधा है, जिसमें आप किसी कहानी के बारे में, किसी बिंदु के बारे में कहानी को एक विशेष दृष्टिकोण से बताने की कोशिश करते हैं। तो ये एक परंपरा है, दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि नाटक का ही मंचन रंगमंच पर किया जाता है, इसीलिए दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी कि स्टडी IQ IAS अपना अप्रैल का हिंदी का 5वां बैच लॉन्च कर रहा है 15 तारीख से। ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे इवनिंग बैच है। इस बैच की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आप लोगों को 18 किताबों का एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी कोई कीमत इसमें नहीं रखी गई है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो फीस है 29,999 रुपये रखी गई है, जिसमें किताबें भी आपके इंक्लूड हैं। और ये बेनिफिट तब मिलेगा दोस्तों जब आप MK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मेरे कोड का। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ रह करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मेरे गाइडेंस में, ठीक है ना, मेरे बताए हुए तरीकों से, ठीक है, तो उस तरीके से आप इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। 2025 और 2026 को ध्यान में रखते हुए यह बैच लॉन्च किया गया है। यानी कि जो छात्र अपने आप को 2025 या 26 में सफल होते हुए देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा जितना आप लेट करेंगे, समझ लीजिए कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा, समय कम पड़ता जाएगा और आपके ऊपर बोझ बढ़ेगा। तो कल करे सो आज कर, इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, भरोसा करते हुए कि आप लोग इस व्यवस्था को समझेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे। जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो फिर देर किस बात की। तो इसलिए
मेरा सुझाव यही है कि आप जितना जल्दी हो सके उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों की जो तैयारी है उसके लिए आपको 4 चरणों में कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। फाउंडेशन, प्री, मेंस और इंटरव्यू, 4 चरणों में, यानी कि अलग अलग। पहले आपकी कंप्लीट तैयारी फाउंडेशन के थ्रू कराई जाएगी, जिसमें प्री कम मेंस का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें आपकी सीसेट से लेकर करंट अफेयर्स से लेकर के निबंध से लेकर के हिंदी, इंग्लिश सारी क्लासेस चलेंगी A to Z। आपका डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट भी होगा, वो सब कुछ इसमें हो जाएगा। 13 महीने कोर्स है। उसके बाद आपका जब आप प्री देंगे उस समय आपका प्री का अलग से क्लास कराया जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज और क्लास दोनों इंक्लूड होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स। उसके बाद जब प्री पास कर जाएंगे तो आपका मेंस का फेज स्टार्ट होगा। उसके लिए हम MRP का प्रोग्राम है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम। ये पेड़ होगा जब आप प्री पास कर लेंगे, और इसके लिए आपको दिल्ली हम लोग बुलाएंगे। जब प्री पास कर लेंगे 4 महीने अपने पास रखेंगे, 4 महीने आपकी तैयारी करवाएंगे ढंग से, जबकि क्लास व्लास हमारी सब कंप्लीट हो चुकी होती हैं। उसके बाद भी इसमें आंसर राइटिंग से लेकर के, प्रैक्टिस से लेकर के, टेस्ट से लेकर के, इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन से लेकर के सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी इसका चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क। यानी कि रहने खाने से लेकर के पढ़ने लिखने तक सब संस्थान आपको फैसिलिटीज देगा। आपको कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है, सब कुछ है। यानी टेस्ट सीरीज भी, क्लास भी, प्रैक्टिस भी, कोचिंग, कोच का मेंटरशिप भी, सब कुछ। मेरा सानिध्य तो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद इंटरव्यू। अब आप सोच लीजिए, मात्र 30,000 रुपए, 29,999 रुपए में सब कुछ। और इस कोर्स की वैलिडिटी 30 महीने तक की है, यानी कि 30 महीने तक इस कोर्स की वैलिडिटी है। तब तक आराम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि पर मंथ की कॉस्ट 1,000 रुपए भी नहीं बनती है। और IAS के लेवल की तैयारी 1,000 रुपए महीने की आपकी सोचिए खर्च है। जबकि आप देखेंगे तो आपके छोटे से लेवल पर ट्यूशन का खर्चा जो है इससे कहीं ज्यादा निकलता है। उससे भी कम पैसे में हम आप लोगों को घर बैठ करके बेहतरीन एजुकेशन एक सही रणनीति के साथ उपलब्ध करा रहा है। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्दी ज्वाइन कीजिए। और ध्यान रखना, बैच ज्वाइन करने से पहले डिस्काउंट तभी मिल पाएगा जब आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल ID है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नाटक और रंगमंच का परंपरा। यानी कि हम कहें तो रंगमंच, नाटक एक लेखन विधा है। क्या है? नाटक क्या है? एक लेखन की विधा, जिसमें एक लेखक अपनी बात कहना चाहता है अपनी लेखनी के माध्यम से, ठीक है ना। वह कुछ बताना चाहता है, कुछ संदेश देना चाहता है अपनी इन सब चीजों के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, तो वो एक कंसेप्ट है लेखन का, जिसमें उसका कुछ एक संदेश छुपा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो नाटक की जो परंपरा है एक विशेष रूप से प्रेरित है, विशेष रूप से। यानी कि सामान्य तौर पर कहानी या उपन्यास नहीं है, एक विशेष रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे अंक होते हैं, यानी कि नाटक के कई सारे अंक होते हैं, कई सारे दृश्य होते हैं, ठीक है ना। उसका एक अपना एक उद्देश्य होता है। साधारणतः ऐसा होता है कि उसको आसानी से मंचन करने के लिए, आसानी से मंचन किया जा सके, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रंगमंच क्या होता है? रंगमंच आपकी कला संस्कृति की दृश्य विधा है, जिसमें कलाकार विभिन्न रंगों के माध्यम से क्या करता है? अपना अभिनय करता है, अपना एक संदेश देता है, ठीक है ना। और क्या करता है? इसके माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करता है, मनोरंजन करता है। यह साधारण तौर पर हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत कि नाटक और
आपका रंगमंच के बीच में अंतर क्या है, इसके डिटेल में हम आगे और चर्चा करेंगे। पहले मैंने एक मोटा मोटा इसके बारे में आपको बता दिया। और भारत में नाटक और रंगमंच में की परंपरा दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। कुछ कुछ एविडेंस ऐसे लगते हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मौजूद हों, लेकिन प्रॉपर तरीके से कह नहीं सकते। फिर भी कुछ जगह ऐसी मिली हैं, हमारे साहित्य में भी हैं, और कुछ स्थान हैं जैसे सीताबेंगा जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ की, वहां से हमें रंगमंच के साक्ष्य मिले हैं, पूरे स्पष्ट साक्ष्य हैं कि वहां पर यह सब बना हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे यहां परंपरा है। दूसरी बात, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के बारे में आपने सुना होगा। नाट्य शास्त्र यानी नाटक करने की कला के बारे में, उसमें नृत्य से लेकर के संगीत से लेकर के तमाम सारी चीजों के बारे में चर्चा की गई है, और इसमें नाटक और रंगमंच के बारे में भी बताया गया है। ठीक है ना। तो इसी चीज को हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रंगमंच के बारे में, यानी कि रंगमंच वह स्थान जहां पर कलाकार अपना एक विविध रंगों के माध्यम से दृश्य पटल को आकर्षक बनाते हैं, अपना अभिनय प्रदर्शित करते हैं। यानी कलाकार अभिनय के द्वारा एक दृश्य पटल निर्मित करते हैं, यानी कि वह लोगों को संदेश देते हैं, वह लोगों का मनोरंजन करते हैं एक रंगमंच के माध्यम से। इसका मतलब रंगमंच क्या है, बेसिकली देखा जाए तो रंगमंच दोस्तों एक स्थान है। रंगमंच एक स्थान है जिसमें कलाकार ये कार्य करते हैं। ठीक है ना। आनंद प्रदान किया जाता है, रस दिया जाता है। रंगमंच एक स्थान है, कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। ये रहा रंगमंच। एवरीबॉडी क्लियर? एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म है, ये समझिएगा। यूरोप में इसी रंगमंच को ओपेरा कहा जाता है। यूरोप में क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, यूरोप में इसे हम क्या कहते हैं, ओपेरा। ओपेरा कहते हैं, इट इज कॉल्ड ओपेरा। ठीक। अब बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में रंगमंच की विकास की परंपरा। तो मैंने अभी कहा कि पाषाण काल में भी कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन कोई स्पष्ट साक्ष्य उसका हम नहीं कह सकते, या वैदिक काल में भी हम इसके बारे में कुछ कुछ कह सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसके बारे में भी हम कुछ कुछ चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कह सकते। कुल मिलाकर के इसका जो पहला जो साक्ष्य मिलता है, पहला स्पष्ट साक्ष्य, प्रथम स्पष्ट साक्ष्य इसका भारतीय इतिहास में, वो है सीताबेंगा और जोगीमारा की गुफाएं। कहां पर हैं, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। तो यहां से हमें प्रॉपर तरीके से इसके बारे में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं कि यहां पर नाटक और रंगमंच की परंपरा विद्यमान थी, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा, हम इसके बाद बात करें तो नाटक रंगमंच की परंपरा का जो सही स्पष्ट स्रोत है, स्पष्ट स्रोत ध्यान रखिएगा, वो है आपका भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसमें इसके क्या दिए हुए हैं, इसके नियम और विधान दिए हुए हैं, पूरे के पूरे नियम और विधान का वर्णन है इसमें। बाकी हम देखें तो वेदों में, देखिए वेदों में छोटी मोटी चीजों को हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कह नहीं सकते कि ये वही चीज है। जैसे ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में कई जगह पर कथोपकथन की चर्चा आती है। सामवेद है जिसका संबंध गायन से है, ठीक है ना।
तो गायन का मतलब जहां गाना होगा वहां पर आपका कुछ ना कुछ अभिनय भी होगा, ये मानते हैं। यजुर्वेद है जिसमें अभिनय और उसके कहा जाए कि अन्य वेदों के बारे में चर्चा की गई है। ये चीजों के बारे में बताया गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। दो ही स्पष्ट तौर पर हम साक्ष्य मानते हैं जो कहा जा सकता है। अब इसी चीज को लेकर के ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ नई चीजों की जानकारी और मिली है, वो आप देख लीजिएगा। वो जानकारी ये है कि प्राचीन काल में रंगमंच की परंपरा जो है वो संस्कृत भाषा से संबंधित थी, क्योंकि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही मौजूद थी, ठीक है ना। और प्राचीन काल में ध्यान रखिएगा, रंगमंच के लिए एक मंडप हुआ करता था, पर आधारित थी, यानी कि एक मंडप बनाया जाता था, एक मंच बनाया जाता था, मंडप। और मंडप जो होता था वो 3 प्रकार के होते थे, आयताकार, वर्गाकार, आयताकार, वर्गाकार और त्रिकोण के आकार का। यानी कि इस तरीके का एक मंच होता था और उस पर आपका रंगमंच, इन सब चीजों का मंचन किया जाता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका एक हिस्सा होता था दर्शक दीर्घा, और अभी भी होता है। जब हम रामलीला देखने जाते हैं तो रामलीला के अंतर्गत भी देखते हैं कि मंचन आपका अलग चल रहा होता है और दर्शक दीर्घा सामने अलग बनी होती है। इसके लिए भी 3 हिस्से होते हैं। दर्शक दीर्घा के अंतर्गत भी 3 भाग होते हैं, ऐसे नहीं होता। इसके भी 1, 2 और 3 भाग होते हैं दर्शक दीर्घा के भी। यानी कि एक हिस्सा वो होता है देवताओं के लिए, यानी कि यहां पर देवता बैठ करके देखेंगे, देवताओं के लिए, ठीक है ना। दूसरा होता है जो राजा महाराजा होते हैं उन लोगों के लिए, यानी कि मुख्य, आज की डेट में कह सकते हैं वीआईपी लोग, राजाओं के लिए, देवताओं के लिए। और ये होता है आम जन के लिए, जहां आम जनता बैठती है। तो इस तरीके से मंडप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, दर्शक दीर्घा भी 3 प्रकार की होती है रंगमंच में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जो मंडप जो 3 प्रकार का होता है उसके भी ध्यान रखना, इस मंडप के भी 2 भाग होते हैं, ध्यान रखना। एक रंग मंडप होता है, रंग मंडप होता है, और एक होता है आपका नेपथ्य। क्या होता है? नेपथ्य। रंग मंडप जहां पर कलाकार, जिस स्थान पर कलाकार अपना अभिनय को दर्शाता है, यानी कि सामने का फ्रंट पोर्शन। और नेपथ्य होता है जहां पीछे का हिस्सा, यानी कि पर्दे के पीछे का हिस्सा नेपथ्य है, और रंग मंडप पर्दे के आगे का है जहां पर वो अभिनय करता है। नेपथ्य में जाकर के ही वो कलाकार अपना रंग रूप बदलते हैं, अपनी वेशभूषा बदलते हैं, सारी चीजें करते हैं। वो नेपथ्य कहलाता है, पर्दे के पीछे वाला। और रंग मंडप पर्दे के आगे वाला हिस्सा जहां वो अभिनय करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आगे वाला मेन पर्दा गिरा तो पीछे का सीन बदला गया कि रामचंद्र जी को अब वनवास हो गया है, तो नेचुरल सी बात है राम और सीता अब कैसे रूप में आएंगे? नेपथ्य में जाकर के राम और सीता अब आपके जंगल के बेस को धारण करेंगे, और उनके सामने जो पर्दा लगा होगा अब वो जंगल का सीन लगा दिया जाएगा पर्दे का, जिसे यवनिका कहते हैं। जो पर्दा होता है वो क्या होता है? यवनिका। वहां पर उसको दर्शा दिया जाता है कि ये रहा, तो वो जंगल में जाते हुए दिखाई देता है, पीछे आपका जंगल का ही एक पर्दा लगा दिया जाता है। इस तरीके से इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने रामलीला वगैरह देखी हो तो आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें चलती रही प्राचीन काल में भी, और मध्यकाल में जाकर के इसका कोई भी विकास नहीं हुआ। ध्यान रखना, यह परंपरा आपके प्राचीन काल में चलती रही, लेकिन मध्यकाल में यह परंपरा रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि मुस्लिम शासक आ चुके थे, और मुस्लिम शासकों ने इसे बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दिया, बिल्कुल भी, क्योंकि उनका उद्देश्य स्थापत्य पर था, चित्रकला पर था, नृत्य और संगीत पर भी था।
लेकिन बाकी अन्य चीजों पर, परंपरा पर नहीं था, इसलिए मध्यकाल में रुक गई। इसका ध्यान रखिएगा, इसका परंपरा का पुनः विकास आपका आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल में विशेषकर अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा दिया और इसे क्या कहा गया? इसी को कहा गया थिएटर। थिएटर कहा गया। अंग्रेजों ने जब इसको बढ़ावा दिया तो इसका नाम क्या दिया गया? थिएटर। और इसके ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने जब इसको बढ़ावा दिया तो इसके 3 केंद्र बने थे, दो केंद्र, 2 मूल केंद्रों का विकास हुआ, एक नंबर 1 कलकत्ता, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कलकत्ता थिएटर भी कहते हैं। तो पहला थिएटर भारत में कहां विकसित हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता थिएटर कहा जाता है इसको, ठीक है ना। उसके बाद में कलकत्ता में और कई सारे थिएटर खोले गए, ठीक है ना। लैफेट फेयर के नाम से खोला गया। तो कलकत्ता में आपका एक खोला गया लैफेट फेयर, और यह खोला गया था 1795 में। सोचिएगा, इससे पहले भी एक खोला गया जा चुका था, लेकिन दूसरा लैफेट फेयर के नाम से यह काफी प्रसिद्ध हुआ, लैफेट फेयर 1700 वहां पर। उसके अलावा देखेंगे तो आपका एक और भी था, एथीनियम थिएटर, तीसरा था चौरंगी थिएटर। ये सब आपके थिएटर खुले कलकत्ता के अंतर्गत, चौरंगी वगैरह ये सब, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से परंपरा आगे बढ़ी और इसका मुख्य उद्देश्य संदेश देना या आपके यूरोप के नाटकों का हिंदी में अनुवाद करके उनका मंचन करना था। लेकिन यह ध्यान रखना, यह पाश्चात्य शैली से प्रभावित जरूर थे, लेकिन इसी शैली को आगे जाकर के, ध्यान रखना, इसी शैली को दूसरा रूप मनोरंजन परक शैली बनी, दूसरी बनी मनोरंजन परक शैली, मनोरंजन शैली। और यह कहां विकसित हुई? बंबई थिएटर में। तो यह पाश्चात्य शैली है और यह मनोरंजन परक शैली है बंबई में, ठीक है ना। और इसी बंबई शैली को हम कहते हैं फारसी थिएटर। क्या कहते हैं? इसी को फारसी थिएटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस शैली को, ओके। तो एक रूप क्या बन गया? एक रूप बन गया पाश्चात्य शैली का, पाश्चात्य प्रभावित शैली है कलकत्ता थिएटर। दूसरी शैली बन गई आपकी बंबई थिएटर, आपकी मनोरंजन परक शैली। मनोरंजन परक शैली जो है आपकी कौन सी बन गई? बंबई की। और इसी को क्या कहते हैं? फारसी या पारसी थिएटर कहते हैं। इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि कैसे कैसे विकसित हुआ था, कैसे कैसी चीजें हुई थी। अब मनोरंजन परक शैली है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी खास बात क्या है? इसमें आपके रंगीन पर्दों का प्रयोग, रंगीन पर्दे यानी कि चमक धमक, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इसी में पहली बार नृत्य और गायन का प्रयोग किया गया, गायन का प्रयोग, ठीक है ना। इसी में आपका एक व्यक्ति और होता था जिसको आप नाम जानते हैं, बड़े बड़े, क्या कहा जाए तो एक कॉमेडियन, विदूषक, एक विदूषक की परंपरा भी इसमें शुरू हुई। विदूषक यानी कॉमेडियन, जिससे कि लोगों का मनोरंजन किया जा सके, हंसी मजाक किया जा सके, ठीक है ना, यह शुरू हुआ। और एक चीज और भी थी, बड़े बड़े संवाद, बड़े बड़े संवाद की परंपरा, बड़े 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 डायलॉग, यह परंपरा यहां पर शुरू हुई। कॉस्ट्यूम पर विशेष बल दिया गया, रंगीन पर्दे वगैरह सारी चीजें, कॉस्ट्यूम, यह ध्यान रखना, यह विकसित हुआ। और यही परंपरा, ध्यान रखिएगा, इस परंपरा को किसने आगे बढ़ाया था? ध्यान रखिएगा, इस परंपरा को आगे बढ़ाया था आपके
सोहराब मोदी ने। ध्यान रखना, किसने? सोहराब मोदी। पृथ्वीराज कपूर, नाम सुना होगा, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर के दादाजी, राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर, ठीक है ना। वाडिया ब्रदर्स, वाडिया बंधु, ठीक है ना। आर्देशिर ईरानी, आर्देशिर ईरानी। अरुणा ईरानी का नाम सुना हो तो आप अच्छे समझ सकते हैं, उन्हीं के पिताजी माने जाते हैं, पिताजी या दादाजी माने जाते हैं ये आर्देशिर ईरानी। इन सब लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और यही आगे परंपरा आगे क्या बन गई, यही सिनेमा में, बंबई सिनेमा में परिवर्तित हो गई, परिवर्तित। और ध्यान रखिएगा, इनका नाटक से कोई विशेष लेना देना नहीं है, ये तो रंगमंच के लोग हैं जो अपना नाटक का प्रदर्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो एवरीबॉडी, इट इज क्लियर। इसी में देखेंगे तो बंबई सिनेमा में आपके, और वो बंबई थिएटर में कौन कौन आए महाराष्ट्र में, आपने नाम सुना होगा, अमोल पालेकर, ठीक है ना, विजय तेंदुलकर, श्रीराम लागू, ऐसे लोग थे, ठीक है ना। बाद में यही परंपरा आपके दक्षिण भारत में कन्नड़ में पहुंच गई, केरल कन्नड़ कर्नाटक में जहां पर आपके एक बेहतरीन कलाकार थे जिनकी कुछ समय पहले डेथ हुई है कन्नड़ थिएटर के, गिरीश कर्नाड। और गिरीश कर्नाड को आप जानते होंगे, एक था टाइगर के रॉ के चीफ बने थे, इकबाल मूवी में आपके कोच बने थे, क्रिकेट कोच सॉरी। तो इस तरीके से यह परंपरा आगे चलती चली गई, यह सिनेमा से जुड़ती चली गई, और वो हमारा विषय नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखा जाए तो भारत में नाटक की परंपरा, नाटक क्या होते हैं? भारत में नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। नाटक का मतलब है एक साहित्यिक विधा। क्या होती है? एक साहित्यिक विधा है, ठीक है ना। कहानी का आधार है, कहानी आधारित है, ठीक है ना। इसमें कई सारे दृश्य और अंक होते हैं, दृश्य और अंकों में विभाजित होती है, और यह अभिनय युक्त होता है, यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है कि आराम से एक कलाकार इसको अभिनय कर सके। ध्यान रखिएगा, इसका एक कलाकार प्रॉपर तरीके से अभिनय कर सके, खाली कहानी या उपन्यास नहीं है, बल्कि इस तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है कि जिसके माध्यम से एक कलाकार विभिन्न चरित्रों का वर्णन कर सके, उसका अभिनय कर सके, उसको लोगों को दिखा सके, बता सके कि कहानी ये है, जो हम संदेश देना चाहते हैं वो क्या है, इस तरीके से। और इसका आधार क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका आधार है आपका भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अब कहेंगे हर चीज का आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, बिल्कुल भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसी में इसी के विधि विधान और नियमों के बारे में इसमें भी जानकारी दी गई है, और इसमें बताया गया है कि भारतीय नाटक की परंपरा की विशेषताएं, इसी में इसकी विशेषताएं भी बताई गई हैं कि भारतीय नाटक की परंपराएं या विशेषताएं क्या हैं और क्या होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, तो इसमें कई सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट, पहला पॉइंट, इसमें कोई विशेष आख्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेष आख्यान, यानी कि एक कोई विशेष कहानी हो, किसी एक महान व्यक्ति की, किसी एक महान, कहा जाए कि जो हमारे देश का एक योद्धा रहा हो या कोई भी रहा हो, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, इनमें विभिन्न रसों का समावेशन हो, विभिन्न रसों का समावेशन हो, यानी कि श्रृंगार भी हो, रौद्र रूप भी हो, हास्य भी हो, करुण भी हो, ठीक है ना, वीर रस भी हो, तमाम तरह के रसों का इसमें होना चाहिए। नंबर तीन,
कम से कम 5 से लेकर के उसके 10 अंक हों, 10 अंकों में विभाजित हो, इतना तो कम से कम होना चाहिए, अलग अलग अंक हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मध्य में एक विस्मयजनक स्थिति बने। विस्मयजनक यानी आश्चर्यजनक, यार एकदम क्या, एकदम चेंज हो गया, अचानक ये कहानी कैसे बदल गई, अचानक ये कैसे घटना घट गई, ये कैसे हुआ, यानी कि एक विशेष प्रकार से कहानी में ट्विस्ट पैदा हो, यार क्या ट्विस्ट आया यार कहानी में, उस तरह की चीजें, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अंत जो हो, 5वां अंत, ध्यान रखिएगा, अंत मंगलमय होना चाहिए, यानी सब कुछ शुभ होना चाहिए, मंगलमय। अंत भला तो सब भला, बाद में सभी का हृदय परिवर्तन हो जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। और छठा पॉइंट, और जो आरंभ हो वो मंगलाचरण से होना चाहिए, मंगलाचरण यानी कि ईश्वर की स्तुति से संबंधित होना चाहिए। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर। तो इस तरीके से ये व्यवस्था आपकी इसमें रखी गई, इस तरीके से आपके नाटक लिखे होने चाहिए, ये विशेषताएं बताई गई। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय नाटक परंपरा की निम्न में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है ना। आराम से इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद बात किया जाए तो भारत में नाटक लिखने की परंपरा की शुरुआत कहां से हुई, ये देखिएगा। भारत में नाटक परंपरा का विकास यानी कि शुरुआत, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, आपके रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य हैं, उनमें भी नाटक की परंपरा की चर्चा मिलती है। ध्यान रखना, महाकाव्यों में नट और नाटकों का वर्णन किया गया है, वर्णन है, नट और नाटकों का वर्णन है, ठीक है ना। दूसरा, सबसे पहला स्पष्ट साक्ष्य, प्रथम स्पष्ट साक्ष्य जिसने नाटक लिखा हो पहला, कोई आप में से बता सकता है कि पहला नाटक किसका माना जाता है? संस्कृत के महाकवि कालिदास के नाटक, कालिदास के नाटक। अब चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो और चाहे आपका कोई और हो, ठीक है ना, वो महाकाव्य भी है और नाटक भी है, महाकालिदास के नाटक हैं, ठीक है ना। भास, स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है ना। शूद्रक का नाटक, मृच्छकटिकम, ठीक है ना, मिट्टी की गाड़ी, ठीक है ना। इसके अलावा और देखेंगे तो आपका विशाख दत्त, ठीक है ना। देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है ना, देवी चंद्रगुप्तम नाटक। और भी हैं, मुद्रा राक्षस, ये यहां से एक लंबी परंपरा आपकी चली आई है, बहुत लंबी परंपरा। बाद में जाकर के देखेंगे तो हर्षवर्धन जो शासक था, हर्षवर्धन ने भी कई नाटक लिखे, रत्नावली इनका प्रसिद्ध नाटक है, अगर याद हो तो, है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नाटक नागानंद है, ये कई सारे नाटक लिखे थे,
प्रिय दर्शका, इस तरीके से एक लंबी परंपरा आपके चलती चली आई। ध्यान रखना, मध्यकाल में इसको लेकर के कोई विशेष विकास नहीं हुआ। ध्यान रखना, मध्यकाल में इसका कोई विशेष विकास नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ना हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने इन सब चीजों पर बल देने के बजाय उन्होंने फोकस किया इतिहास लिखने पर, चाहे अलबरनी हो, अलवरूनी हो या कोई और हो। इन सब ने, आपका बदायूनी है, इन सब लोगों ने इतिहास लिखे, ये सब नहीं लिखा जो हम कहें। बाद में जाकर के, ध्यान रखिएगा, बाद में आपके जाकर के देखेंगे तो आपके कुछ अंग्रेजों ने, आधुनिक काल में नाटकों की परंपरा शुरू हुई। आधुनिक काल में भारत में अंग्रेजों के समय यह परंपरा शुरू हुई। परंपरा पुनः शुरू की अंग्रेजों ने, आधुनिक काल में जाकर के परंपरा शुरू की। एक तरीके से कह सकते हैं कि पुनर्जन्म हुआ, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से अंग्रेजों ने यहां पर नाट्यशालाओं का निर्माण भी किया, जिन्हें थिएटर कहा गया, और वहीं पर उनका प्रदर्शन करना भी शुरू हुआ। और यहीं से देखा जाए तो आधुनिक काल में भारतीय शासकों ने, भारतीय लोगों ने भी इस परंपरा को शुरू किया। तो यहां पर एक बहुत लंबी परंपरा हिंदी भाषा की रही, बंगाली की रही, बंगाली भाषा में नाटक लिखे गए, हिंदी भाषा में नाटक लिखे गए, ठीक है ना। संस्कृत में तो चले ही आ रहे थे, इसके अलावा हिंदी में भी रहे। हिंदी में आपने नाम सुना होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा अंग्रेजों के समय में नाटक का। कौन कौन से थे? भारत, दुर्दशा, ठीक है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक। इसके अलावा देखेंगे तो आपका क्या नाम है, देवकी नंदन खत्री हैं, देवकी नंदन खत्री। इसका कौन सा फेमस नाटक था जो लिखा था इन्होंने, याद है कि नहीं? चंद्रकांता। सोचिए, इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि बंगाली लोगों ने चंद्रकांता नाटक को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी थी, इतना फेमस था चंद्रकांता, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के नाटक, ठीक है ना, कई सारे हैं। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं। और यह परंपरा चलती चली गई। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है, बंगाली का, नाम सुना होगा, बंगाली में नील दर्पण। ऐसे कई सारे बंगाली के उपन्यास और नाटक भी लिखे गए, ठीक है ना। बाद में जाकर के इस परंपरा को, आपके आजादी के बाद यह परंपरा आगे भी चलती रही और आज भी चल रही है। बस यह है कि परंपरा बदल गई है आधुनिक काल में, ठीक है ना। आगे जाकर के देखेंगे तो इसी में आपका एक परंपरा और शुरू होती है, इसमें आगे जाकर के, जिसे हम कहते हैं एब्सर्ड नाटक। एब्सर्ड नाटक ये आपके यूरोप से प्रभावित हैं, यूरोप से प्रभावित, और ये यथार्थ पर बल देते हैं, पर बल, यानी कि मन के अंदर किसी इंसान के जैसा भी चल रहा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। गंदे विचार चल रहे हैं तो गंदे लिखिए, अच्छे विचार चल रहे हैं तो अच्छे विचार लिखिए। यानी कि मन के अंदर मनुष्य के जो कुछ भी विचार चल रहा है उन्हीं का प्रदर्शन है एब्सर्ड नाटकों में। यानी कि एक तरीके से मनुष्य को मनोवैज्ञानिक स्तर पर पकड़ने की परंपरा, मनोवैज्ञानिक नाटक कह सकते हैं इनको, मनोवैज्ञानिक नाटक।
अगर मन के अंदर कैसा भी विचार चल रहा हो, अच्छा बुरा जो कुछ, सब कुछ दिखा देना। जैसे एक नाटक है भुवनेश्वर का, तांबे के कीड़े। ध्यान रखना, भुवनेश्वर का एक नाटक है तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े। अब तांबे के कीड़े कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना। या विपिन अग्रवाल का है खोए हुए की तलाश। कौन खोया? 3 अपाहिज। इस तरह के नाटक एब्सर्ड नाटक कहलाते हैं। और इसी के साथ एक परंपरा और विकसित हुई जिसको आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक। और ये आपके आम जनता से संबंधित हैं। आम जनता को संदेश देने के लिए देने हो तो, यानी कि कुछ कलाकार सड़क पे खड़े होकर के नाटक करने की कोशिश करते हैं, नाटक करते हैं। यानी कि छोटी सी कहानी और सड़क पे मंचन, इसी को कहते हैं स्ट्रीट प्ले। कुछ एक लोग 8-10 लोग खड़े हो जाते हैं और किसी एक कहानी को आपको जनता के सामने बीच में खड़े होकर के अभिनय करने की कोशिश करते हैं, उस कहानी को दर्शाते हैं। उसी कहते हैं हम नुक्कड़ नाटक। यूरोप में इन्हें कहते हैं स्ट्रीट प्ले। एवरीबॉडी। तो ये तो एक परंपरा ये रही जो मैंने आपको रंगमंच की और नाटकों की परंपरा के बारे में पूरा आपको मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब बात करते हैं कि भारत में एक लोक नाट्य की परंपरा और चली है, जिसे क्या कहते हैं, आम जनता यानी कि निम्न स्तर पर सभी लोगों की एक परंपरा है, लोक नाट्य परंपरा। ये रही। और यहां पर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये है कि कौन सा लोक नाट्य किस राज्य से संबंधित है। जैसे भांड पाथर कश्मीर, ये याद कर लीजिएगा। स्वांग हरियाणा उत्तर प्रदेश, नौटंकी रामलीला रासलीला उत्तर प्रदेश, जात्रा बंगाल, मंच मध्य प्रदेश, भावना असम, तमाशा पोवाड़ा महाराष्ट्र, दशावतार कर्नाटक गोवा, यक्षगान कर्नाटका, कृष्णाट्टम मुडियट्टम थेयम और कुडियट्टम ये आपके केरल के हैं, थेरुकुतु बिल्लुपट्टू और कन्यानकुतु तमिलनाडु, और 10 कठिया उड़ीसा। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? तो ये आपके मैचिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या सीधा सीधा पूछा जाएगा यक्षगान जो लोक नाट्य है वो उसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है, या जात्रा लोक नाट्य परंपरा किस राज्य से संबंधित है, या उड़ीसा की जो लोक नाट्य परंपरा है निम्न में से कौन सी है। एक साधारण क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। ओके। और ये इस पर एक संभावित प्रश्न बनता है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए, और यह है नाटक और रंगमंच के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला साक्ष्य सीता बैगा और जोगी मारा की गुफाओं से मिला है। दूसरा, इसका विश्वसनीय स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है, दोनों, क्योंकि ये पहला स्पष्ट साक्ष्य सीता बैगा और जोगी मारा की गुफाओं से मिले हैं नाटक रंगमंच के, और विश्वसनीय स्रोत जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। अगले क्लास में फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप मुझे जुड़े रहिए, और बैच ज्वाइन करने से पहले MK लाइव कोड जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिल सके और मेरा सानिध्य भी। और ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम मेल आईडी है जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम का वार कोड है, इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।